क्लासेस हैं ये बीच में ब्रेक ले और 1919 का अधिनियम आज अपने को हर हालत में लेना है। चलिएगा अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा जब ये बात आती है 1919 की, क्योंकि 1909 तक आपने देख लिया था कि 1909 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिम्स को आरक्षण प्रदान कर दिया गया था और ये पहली बार सांप्रदायिक तौर पर आरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कम्युनल कहना चाहिए बेसिस पर भारत में आरक्षण की कृत्रिम व्यवस्था लागू करी। और हम जानते हैं कि वो जो लागू की गई थी वो की गई थी 1909 का जो थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट था। इंडियन काउंसिल एक्ट थर्ड। और ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि इस एक्ट के संदर्भ में या जो 1909 के अधिनियम के द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई, जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए मुस्लिम्स को या जो आरक्षण प्रदान किया गया, इसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल क्या रही, जिसको हम हिस्टोरिकल एरर या हिस्टोरिकल ब्लंडर कहते हैं, ब्लंडर मिस्टेक कहते हैं। ये था कि कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने, ये बात भी याद रखिएगा, इस सांप्रदायिक आधार पर जो मुस्लिम्स को जो आरक्षण दिया गया उसे स्वीकार कर लिया। और इसके बाद जो आरक्षण मांगने और देने की जो परंपरा आरंभ हुई, उसने न केवल भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में अस्थिरता पैदा करी, बल्कि सामाजिक ताने बाने में खटास भी लाने का प्रयास किया गया। भारतीय समाज की जो सोशल हार्मोनी थी उसे खंडित किया गया और उसके दुष्परिणाम आप जानते हैं कि आज भी देश भुगत रहा है। बहरहाल 1919 का जब अधिनियम पारित हुआ तो क्या क्या परिस्थितियां थी जरा देखिएगा। इस सुधार का जो अन्य नाम हमें प्राप्त होता है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय गवर्नर जनरल था, भारत राज्य सचिव मॉन्टेग्यू थे। और आप लोग जानते हैं कि दोनों के हस्ताक्षर वाली रिपोर्ट जिस जुलाई 1918 में प्रकाशित की गई थी, जिसे कि मॉन्टफोर्ड, याद रखिएगा, जिसे कि मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। मॉन्टफोर्ड मतलब मॉन्टेग्यू से मॉन्ट निकाल लिया और चेम्सफोर्ड से पीछे का फोर्ड ले लिया, तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कह सकते हैं आप, जिसको आपने मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट का नाम दिया है। ये अधिनियम लागू कब हुआ था? 23 दिसंबर 1919 ईस्वी को। ये बात भी याद रखिएगा, 23 दिसंबर 1919 को ये अधिनियम लागू हुआ था। यदि हम इस अधिनियम की संज्ञा की बात करें तो कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था 1919 का, यहां पर इस अधिनियम को, याद रखिएगा, अपर्याप्त कहा गया, निराशाजनक कहा गया और असंतोषप्रद कहा गया कि हमने जो आपसे मांगा था वो हमें नहीं मिला। कारण कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें भारतीयों ने एक बड़ी उम्मीद के साथ ब्रिटिश साम्राज्य का साथ निभाया था, का साथ दिया था। आप लोग जानते हैं इसी काल में जब जनवरी 1915 में जब परम आदरणीय M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जब भारत लौटे थे दक्षिणी अफ्रीका से, तो उन्होंने भारत में घूम घूम कर हिंदुओं और मुस्लिमों को ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए, क्योंकि ऐसा कहा गया कि जी सुमित्रा नमस्कार, ऐसा कहा गया कि हम असल में जो जंग लड़ रहे हैं वो लोकतंत्र के रक्षार्थ है। तो ये उम्मीद जताई गई भारतीयों के द्वारा कि हमें भी उदारवाद, लोकतंत्र और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा होते हुए हमारे स्वशासन के अधिकार की ब्रिटिशर्स रक्षा करेंगे और संभवतः हमें
आज इस विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात पुरस्कार स्वरूप कम से कम हमें स्वशासन तो सौंप ही देंगे यदि पूर्ण आजादी ना भी मिलती है तो। लेकिन जब मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट जब लागू की गई तो सिवाय एक झुंझुने के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसको नरम दलीय लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मानकर चल रहे थे कि साफ प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई और मंत्रियों को अधिकार दिया गया निर्णय लेने का, मंत्रियों को कर लगाने का अधिकार दिया गया, मंत्रियों को नए नए राजस्व सोर्सेज रेवेन्यू सोर्सेज क्रिएट करने का, राजस्व स्रोत उत्पन्न करने का अधिकार दिया गया। तो ये मात्र एक दिखावा था, क्योंकि प्रांतों में भी गवर्नरों के पास वीटो पावर थी, यानी कि वो जब चाहता किसी भी विधेयक या किसी भी प्रस्ताव या किसी भी नियम के विरुद्ध, किसी भी निर्णय के विरुद्ध वो वीटो पावर लाकर उस निर्णय को बदलने की पूरी ताकत रखता था। इसीलिए कांग्रेस ने इन अधिवेशनों को मतलब इस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को या भारत सरकार अधिनियम प्रथम को, जिसको आप मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, पूरी तौर पर अपर्याप्त कहा, निराशाजनक कहा, असंतोषप्रद कहा। याद रखिएगा। एक बात। दूसरी बात, यदि बाल गंगाधर तिलक साहब की बात की जाए, बाल गंगाधर तिलक साहब की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो रिपोर्ट जो 1918 में प्रकाशित हुई थी, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि इस रिपोर्ट को मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी पुकारा जाता है, मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको एकदम अस्वीकार्य और बिना सूरज का सवेरा भी आपने कहा था। दूसरी बात, ये नोट्स पूरी तौर पर फाइनली तैयार हो चुके हैं 1919 के, क्योंकि मुझे काफी टाइम लगा इन नोट्स को मतलब मेरे हिसाब से तैयार करने में। दूसरी बात, इन दिनों में मेरे पास भी वक्त कम है, क्योंकि अभी मैं घर पे कम वक्त दे पा रहा हूँ अपनी क्लासेस की वजह से। तो आज ये क्लास इस लेट हुई है और अभी आपको मैं शायद ये क्लास जब भी पूरी होगी उसके आधे घंटे के अंदर अंदर आप टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा, आपको फुल एंड फाइनल जो नोट्स हैं 1919 के अधिनियम तक के मैं आपको दे दूंगा। सोमवार को जो क्लास रहेगी वो 1935 के अधिनियम की रहेगी, याद रखिएगा। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जहां कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि अंग्रेज अपना नियंत्रण भारत सरकार पर, भारत प्रशासन पर कमजोर करेंगे, कम करेंगे और हमें अधिक से अधिक हमारे को भागीदारी देंगे, हमें शासन करने का अधिकार देंगे और हमें हमें तैयार करेंगे कि शासन कैसे चलाया जाता है। अभी तो इसका उल्टा हुआ। जब कांग्रेस ने धरातल पर आकर इन सुधारों की क्रियान्विति देखी तो उसने पाया कि उल्टा भारतीय प्रशासन पर अंग्रेजी शिकंजा कस दिया गया है, नियंत्रण और स्थापित कर दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने रेले कमीशन 1902 की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया और जितने भी विश्वविद्यालय थे उन पर सरकारी शिकंजा, सरकारी नियंत्रण उसने कस दिया। तो ये तय हो गया कि भविष्य में आप इस चीज को भूल जाइए कि ब्रिटेन बहुत जल्दी देश को छोड़ने वाले हैं या अपनी सत्ता भारतीयों के हाथ में देने वाले हैं। इस चीज की आप दूर दूर तक उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आगे देखिएगा। मैंने कहा था आपको, B.R. टॉमलिंसन ने कहा था कि इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य था कि नरम दल के लोगों और मुसलमानों को अपने फेवर में करना, ताकि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके। मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बतलाया था कि इस समय कुछ विशेष कारणों से मुसलमानों और अंग्रेजों में दूरियां बढ़ी। उसकी वजह कि अलीगढ़ जो मॉमडन, एंग्लो मॉमडन जो स्कूल था उसको विश्वविद्यालय में चेंज नहीं किया गया। 1905 में 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। उससे मुसलमान बेहद खुश हुए थे। मुसलमानों ने उसे अपने एक अलग देश के रूप में उसका स्वागत किया था। लेकिन जब 1911 में दिसंबर के अंदर जब ये विभाजन रद्द किया गया तो मुसलमान इस बात से बेहद नाराज हुए। बाल्कन युद्ध में इंग्लैंड तुर्की के विरुद्ध लड़ा
और मुसलमानों की आत्मा या मुसलमानों का दिल इस समय तुर्की के खलीफा के लिए धड़कता था। इस बात को लेकर भी यहाँ के जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो खासे नाराज थे। इसके अलावा आप ये भी देख लीजिएगा कि 1916 में, और यही वजह थी कि जब जब दरार बढ़ी मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स में, तो इसका फायदा या इसका परिणाम हमें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के रूप में देखा। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने कुछ इस प्रकार के अधिनियम, कुछ इस प्रकार के नियम पारित किए जिन्होंने भारतीयों के अधिकारों को कुचला, भारतीयों को यह एहसास कराया कि सत्ता की चाबी अंग्रेजों के पास है, भारतीयों को सिर्फ दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, उनके अधिकारों का दमन आसानी से किया जा सकता है। इन सब चीजों ने जल्द ही कांग्रेस को इस मांग को उठाने के लिए मजबूर कर दिया कि अब देर नहीं होनी चाहिए, हमें हमारे हक, हमारे अधिकार मिलने चाहिए। जैसे महात्मा गांधी, जो मोहनदास करमचंद गांधी है, उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई, जूलू पदक दिया गया, बोर पदक दिया गया, कई प्रकार के उन्हें पुरस्कारों से नवाजा गया था जब उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे भारत में घूम घूम कर ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा में उन्होंने अपने प्रयास किए थे। आगे देखिएगा। अब आप यूं समझ लीजिएगा कि यहां पर जो मांग उठी उसने ब्रिटिश हुकूमत पर भी इस बात का दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि चाहे आधे अधूरे ही सही, लेकिन हमें अब सुधारों की तरफ आगे बढ़ना होगा। और आप लोग जानते हैं कि इसके लिए कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं। देखिएगा, असल में 1915 का जो अधिवेशन था, ये बात याद रखिएगा, 1915 का कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में था और उसके अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। आप लोग जानते हैं सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 1907 में वॉयस रॉय कार्यकारिणी में चुने गए थे। आपको जानकारी होगी, वॉयस रॉय कार्यकारिणी में चुने गए थे। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो 1915 में बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ से ठीक पहले जब वहां अध्यक्ष बने, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार को भारत में अपने शासन के उद्देश्यों की घोषणा कर देनी चाहिए। और इसीलिए पहली बार मॉन्टफोर्ड जो रिपोर्ट आई थी उसमें लॉर्ड कर्जन के सुझाव पर उत्तरदायी शासन पहली बार जोड़ दिया गया था। आपको ये भी बात है कि बाद में 1917 में जब मॉन्टेग्यू ने जो घोषणा करी थी उत्तरदायी शासन के संबंध में, उसको लेकर भी बड़ा हो हल्ला मचा था, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको कहा था। लेकिन यहाँ उत्तरदायी का मतलब प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने से नहीं था। ये एक शब्दावली थी जिसके तहत ब्रिटिशर्स नरम दलीय लोगों को अपने फेवर में करना चाहते थे, क्योंकि ये चीखते बहुत अच्छे थे। नरम दल के लोग ये माहौल अच्छा बनाते थे क्योंकि बेसिकली दिल से ब्रिटिश सपोर्टर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि काम नहीं किया जाए, काम का दिखावा पूरा होना चाहिए। हम उत्तरदायी शासन लागू करें ना करें, लेकिन भारतीयों को ये एहसास हो जाना चाहिए कि ब्रिटिशर्स आर वेरी गुड, वेरी हम्बल एंड काइंड पर्सन, और निश्चित तौर पर चाहे देर से ही सही लेकिन हमें देंगे जरूर। अब वो देर कितनी लगेगी ये तो गॉड नोज। तो असल में इस समय कांग्रेस की तरफ से और कुछ व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, उनकी तरफ से कुछ ऐसे प्रयास किए गए जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार पर बुरी तरह से दबाव बना कि वो 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के पश्चात इसी प्रकार की सुधारों की एक खेप भारतीयों को और प्रदान करे। इसके लिए 17 फरवरी 1915 में, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने एक पॉलिटिकल टेस्टामेंट या राजनीतिक वसीयतनामा या संवैधानिक वसीयतनामा तैयार किया था, जिसका जिसका जो कहना चाहिए कि उसका प्रारूप असल में क्या था। इसने ब्रिटिश सरकार से यह मांग करी कि प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दे दी जाए। आप लोग जानते हैं 1919 के अंदर स्वायत्तता तो नहीं दी गई थी,
लेकिन प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी थी। आपको ये भी जानकारी है कि ये दोहरी शासन व्यवस्था 1 अप्रैल 1921 से लेकर 1 अप्रैल 1937 तक चली थी और 1937 में 1 अप्रैल को 1935 के अधिनियम के तहत फिर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी, जिसकी डिमांड सबसे पहले, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1915 में अपने पॉलिटिकल टेस्टामेंट या राजनीतिक वसीयतनामा नामक दस्तावेज में उठाई गई थी। तो अभी जो बात उठाई गई कि आप प्रांतों को ऑटोनॉमी या स्वायत्तता प्रदान कर दीजिए, ये 1909 में तो पूरी नहीं हुई, लेकिन हाँ 1935 का जो द्वितीय भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा ये बात कर दी गई थी। इसके अलावा 19 राष्ट्रवादियों का ज्ञापन ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया। 19 राष्ट्रवादियों ने हस्ताक्षर करके, जिनमें आप मोहम्मद अली जिन्ना सरीखे नेता थे। अब आप एक कोटेशन देखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आप लोग राष्ट्रीय गुरु भी कहते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रीय गुरु कहते हैं आप इन्हें, बंगाल का बेताज बादशाह कहते हैं आप, बंगाल का बेताज बादशाह पुकारते हैं, और आप इन्हें अच्छे से जानते हैं कि आप इन्हें सरेंडर नोट बनर्जी के नाम से भी पुकारते हैं। इन्होंने कहा कि अच्छे शासन का अर्थ केवल कार्यकुशलता ही नहीं होती, अपितु उत्तरदायी शासन भी होता है। आप जिन पर शासन कर रहे हो, जब तक आप उन्हें शासन में शामिल नहीं करोगे, उनकी भागीदारी जब तक आप सुनिश्चित नहीं करोगे, आप अच्छे शासन की दुहाई नहीं दे सकते हो। तो 19 राष्ट्रवादियों ने 1916 में ये केंद्रीय विधान परिषद के जो 27 निर्वाचित सदस्य थे, उनमें से ये 19 सदस्य थे, इन्होंने ज्ञापन तैयार किया, जिन पर प्रमुख हस्ताक्षर श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किए गए। और ये कहा गया इस ज्ञापन के द्वारा कि प्रांतों में और केंद्र में जो विधान परिषद या मतलब इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, केंद्रीय जो विधान परिषद है, उसमें कम से कम आधे सदस्य भारतीय होने ही चाहिए। विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और मताधिकार विस्तृत किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता को मत दिया जा सके और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आरंभ की जा सके। क्योंकि अभी तक जो निर्वाचन पद्धति थी, आपने पढ़ा होगा कि वो कई सारी छलनियों में से छानने की प्रक्रिया के समान थी। जनता अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्ट नहीं चुन रही थी, लेकिन पहली बार यहाँ पर इस तरह की बात लागू की गई। ये भी कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों को आप उचित प्रतिनिधित्व दीजिए। अब आप देखिएगा ये तमाम बातें वही निकल कर आ रही है जो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार थे, उसके तहत ये बातें लागू की गई थी। इसी बीच 1916 का कांग्रेस लीग जो समझौता होता है, आप जानते हो, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी, कांग्रेस के अधिवेशन की। यहाँ पर ये कहा गया कि वही कि आप मतलब प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कीजिए, प्रांतों के अंदर विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन के तहत आप नए नए कर लगाने का अधिकार दीजिए, और यहाँ पर चुने हुए निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बहुत ज्यादा आप महत्व प्रदान कीजिए। ये भी कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की एक व्यवस्था भी यहाँ पर लागू की गई कि पंजाब में 50% मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए। मतलब आप सोचिएगा ये कितनी बड़ी बेवकूफी थी कांग्रेस की। बंगाल में 40%। अब यही तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की यही सबसे बड़ी अदूरदर्शिता थी कि जब मार्ले मिंटो को ये कह चुका था कि हम पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल स्थापित करके नाग के दांत, ड्रैगन से तीत बो रहे हैं और इसके फल भीषण होंगे, कम से कम कांग्रेस को तो इतनी अक्ल होनी चाहिए थी, इतनी समझ होनी चाहिए थी कि हम पुनः वो क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि मुसलमानों को संतुष्ट किया जा सके और उनका समर्थन पाया जा सके। क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को। कांग्रेस सिपड़ सिपड़ करके चुपचाप बैठ गई अपना मुंह बिगाड़ कर, और उसके बाद फिर कभी भी लीग कांग्रेस के साथ नहीं आई। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।
कांग्रेस को यहाँ पर ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए था मुस्लिम लीग के सामने कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप भारत का हिस्सा हैं तो आप विभाजनकारी फूट डालो राज करो की नीति का उपकरण का अंग मत बनिए। आप अंग्रेजों का साथ मत दीजिए, आप इनकार करिए, जो देना होगा हम देंगे आपको। लेकिन नहीं साहब, दलित अपनी अलग मांग रख रहे हैं, एंग्लो इंडियंस अपनी अलग मांग रख रहे हैं, मुस्लिम्स कांग्रेस के साथ मतलब अंग्रेजों के साथ अपनी मांग रख रहे हैं, और फिर आके बार्गेनिंग कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस में दूरदर्शिता नामक दूर दूर तक कोई चीज नहीं थी जिसके तहत वो ये मान सकती थी कि हम असल में क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल ये ब्लंडर मिस्टेक था कांग्रेस के द्वारा पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार करना। यह भी कहा गया कि कम से कम 4/5 भारतीय सदस्यों में से, ये दूसरी बात कांग्रेस कर रही है कि केंद्रीय विधान परिषद में 4/5 भारतीय सदस्यों में से 1/3 तो मुसलमान होने ही चाहिए। यार, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, यदि आप योग्य हैं तो आपको आगे आना चाहिए, इसमें हिंदू है मुस्लिम क्या करेगा। लेकिन ठीक है साहब, और आप यहीं से समझ सकते हो कि मुसलमानों को तुष्टिकरण की नीति, अपीज करने की नीति, मुस्लिमों को तुष्टिकरण करने की नीति यहीं से आरंभ हुई, जो आज भी बदस्तूर जारी है। ये बात भी आप लोग बेहतर जानते हैं। आगे देखिएगा। अब आप समझ लीजिएगा कि जो ये 3 प्रस्ताव आए, गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा, 19 राष्ट्रवादियों का ज्ञापन और कांग्रेस और लीग का जो लखनऊ जो संयुक्त अधिवेशन की जो रिपोर्ट आई, उसने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट आई उसका आधार तैयार कर दिया। ये बात कंफर्म हो गई कि अब इस देश में आरक्षण का झुंझुना फेंको और राष्ट्र को तोड़ो। तो जहां पर 1909 के अधिनियम में जहां कांग्रेस ने, आप ताज्जुब देखिए कांग्रेस कितनी दिग्भ्रमित विचारधारा थी उस जमाने में, कोई क्लियर स्टैंड नहीं। आप लोग पाएंगे कि जहां पर 1909 में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडल की आलोचना करी, आप लोग मालूम ना मोतीलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि कोई भी सुधार इस शरारतपूर्ण हरकत को पूरा नहीं कर सकता, संशोधित नहीं कर सकता है। जिस कांग्रेस ने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की आलोचना करी, वो कांग्रेस 1916 में बड़ी शान से उस पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर रही है। तो मुझे नहीं पता कि कांग्रेस तब सही थी या अब सही है, लेकिन जो भी हुआ इसका खामियाजा इस देश को आज भी भुगतना पड़ रहा है। गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने नवंबर 1916 में भारत राज्य सचिव मोंटेग्यू को लिखा कि भारत में ब्रिटिश राज का उद्देश्य, आप याद करिए 1915 का जो बॉम्बे का जो कांग्रेस अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने खत लिखकर पूछा था कि आप बताइए ना, आप जो भारत पर शासन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो यहां खत लिखकर क्या बोला कि भारत में ब्रिटिश राज का उद्देश्य साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में स्वशासन प्रदान करना बतलाया है। किन लोगों को? ये कह रहे हैं अंग्रेज कि हम स्वशासन के लिए भारतीयों को तैयार करना चाहते हैं, उन भारतीयों को जिनके पास दुनिया का प्राचीनतम राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ अर्थशास्त्र मौजूद था। भारत की दुनिया की प्राचीनतम शानदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शासन प्रणाली हम हड़प्पा सभ्यता से देख रहे हैं, उनको साहब ये अंग्रेज लोग शासन करना सिखाएंगे। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर यहां पर चैम्सफोर्ड ने लेटर लिखा मोंटेग्यू को, और कहा कि हम स्वशासन देना चाहते हैं किसको? भारतीयों को। लेकिन लॉर्ड कर्जन के स्थान पर, जैसा कि मैंने अभी कहा था, स्वशासन के स्थान पर एक शब्द डाला गया कि हमारा उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। आगे देखते हैं। अब आप देखिएगा, मैंने कहा था कि 20 अगस्त 1917 की मोंटेग्यू की जो घोषणा थी कि हम जल्द से जल्द उत्तरोत्तर संवैधानिक सुधारों के तहत भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं, लोग बाग बड़े खुश हुए। लेकिन हम जानते हैं कि सिवाय एक घोषणा के अलावा इस घोषणा का और कोई महत्व नहीं था कि पहली बार कांग्रेस ने यह स्वीकार किया, माफ करना, पहली बार ब्रिटिश हुकूमत ने यह स्वीकार किया कि हम भारत में हमारे शासन का उद्देश्य क्या है साहब? उत्तरदायी शासन
को लागू करना। इसके पश्चात भारत राज्य सचिव मोंटेगू नवंबर 1917 में भारत में आते हैं। एक समिति बनाई जाती है जिसके अंदर विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु, बी.एन. बसु, चार्ल्स रॉबर्ट, कई लोग थे। और फिर मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड के संयुक्त हस्ताक्षर वाली एक रिपोर्ट जुलाई 1918 में प्रकाशित हुई, जिसे मोंटफोर्ड रिपोर्ट या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लागू किया जिसको तिलक ने कहा था कि ये क्या कहना चाहिए, बिना सूरज का सवेरा है। ये कहा कि स्थानीय निगमों में पूर्ण लोकप्रिय नियंत्रण स्थापित किया जाए, प्रांतीय प्रशासनों में आंशिक उत्तरदायित्व सरकार को दिया जाए। आप समझिएगा, आंशिक। और उस आंशिक पर भी गवर्नर को बाप बनाकर बिठा दिया गया, उसको वीटो पावर देकर इस आंशिक का भी सत्यानाश कर दिया। केंद्रीय विधान परिषदों का विस्तार हो, भारतीयों को उसमें अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन चाबी गवर्नर जनरल के पास रहे। एक अच्छी बात कि अब भारत राज्य सचिव का नियंत्रण कम से कम हो। अरे मान लिया, आप सोचिएगा, भारत राज्य सचिव का नियंत्रण कम से कम हो, लेकिन उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति, एक नया पद सृजित कर दिया गया जिसको कहा गया हाई कमिश्नर। याद रखिएगा, यानी कि उच्चायुक्त। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? यदि आपने भारत राज्य सचिव का पद हटा दिया तो एक नया अंग्रेज वहां बिठा दिया। तो ये रिपोर्ट थी और इसके आधार पर ही फिर, याद रखिएगा, इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर 1919 का अधिनियम दिसंबर 1919 में लागू किया गया। कंफर्म करिएगा यहां तक की बात अच्छे से आपको समझ में आई है या नहीं आई है, सभी लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं। जी सुमित्रा, सोहन, धर्मेंद्र, दुष्यंत, याद रखना क्लास का एंड होते ही जी आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आपके टेलीग्राम पर इस चैप्टर को अपलोड कर दूंगा 1919। इसके बाद सिर्फ एक अधिनियम और बचेगा, 1935 का अधिनियम। याद रखिएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, हमने प्रयास किया है कि हम ठीक से इसको पूरा कर लें। नेक्स्ट, इस अधिनियम का महत्व क्या था? सही बात यह है कि उत्तरदायी शासन प्रणाली तो कहीं पर भी स्थापित नहीं हुई, लिहाजा ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीयों को थोड़ी अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने का मौका मिल गया। और 20 अगस्त 1917 को जो घोषणा की गई थी मोंटेग्यू, उसका अपना एक महत्व था। लेकिन हाँ, अभी तक जितने भी अधिनियम पारित हुए थे उसके तहत ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कदम था। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति लागू कर दी गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का मतलब क्या है कि अब जनता, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति लागू कर दी गई, जिसका मतलब है कि अब जनता अपने मताधिकार का सीधा प्रयोग कर सकती है। मताधिकार की निम्नतम आयु कितनी लागू की गई? 21 वर्ष। पहली बार स्त्रियों को भी, याद रखना, खैर उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो मताधिकार की जो उम्र है 21 वर्ष यहाँ पे लागू कर दी गई। अब इस अधिनियम के द्वारा गृह सरकार में क्या परिवर्तन आया? याद रखिएगा, गृह सरकार का मतलब क्या है? लंदन में बैठने वाला भारतीय भारत राज्य सचिव। तो सचिव की जो काउंसिल थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसमें सदस्यों की संख्या 15 से घटाकर ये कह दिया गया कि न्यूनतम 8 रहेगी, अधिकतम 12 रहेगी। यह भी कहा गया कि इनमें 3 भारतीय सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा। इनका कार्यकाल पहले 7 होता था, अब घटाकर 5 कर दिया गया। और अब ये कहा गया कि इनका वेतन अब भारत के राजकोष से नहीं दिया जाएगा, अब इनका वेतन अंग्रेजी राजस्व से मिलेगा। भारत राज्य सचिव के कार्य आप लोग जानते हैं, सीधी सी बात है कि ये एक मुख्य कड़ी के रूप में संसद और भारतीय प्रशासन के बीच में एक मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता था। यानी कि संसद के सम्मुख जो भी भारतीय मामले पेश किए जाते थे, प्रस्तुत किए जाने होते थे, जिन्हें प्रस्तुत किया जाना है, उन्हें पहले भारत राज्य सचिव के सामने रखा जाता था, राइट। लेकिन जल्द ही 13 अगस्त 1920 को इस भारत राज्य सचिव के पद को हटाकर
इंडियन हाई कमिश्नर यानी कि भारतीय उच्चायुक्त का एक नया पद सृजित किया गया, जिस पर पहला व्यक्ति जो बिठाया गया उसका नाम था विलियम स्टीवेंसन मेयर। याद रखिएगा, जो पहला भारतीय उच्चायुक्त बिठाया गया उसका नाम था, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम हमारे सामने आता है, कुछ बात मुझे याद आ गई तो मैं लिख लेता हूं, उसका नाम हमारे सामने आता है विलियम स्टीवेंसन मेयर। राइट। इसका वेतन भी याद रखिएगा, ये कहा गया कि इसका वेतन भारतीय राजस्व से ही मिलेगा। मतलब आप सोचिएगा कि भारत राज्य सचिव का वेतन किससे मिलेगा? अंग्रेजी राजस्व से। उसको हटा दिया गया, एक नया व्यक्ति बाप बनाकर बिठा दिया गया, इंडियन हाई कमिश्नर यानी कि भारतीय उच्चायुक्त, और ये कहा गया कि उसका जो वेतन होगा वो भारतीय राजस्व से मिलेगा। आइएगा इस चार्ट को समझिए, ये सबसे बड़ा आकर्षण है, ये सबसे बड़ा आकर्षण है इस चैप्टर का। यदि आपने इस चार्ट को समझ लिया, जैसा कि मैंने आपको 1892 के अधिनियम के लिए मैं कहा था, मैंने आपको 1909 के अधिनियम में कहा था, यदि आपने इस चार्ट को भी ढंग से समझ लिया, यकीन मानिएगा 1919 का अधिनियम आपके हाथ में है। आप लोग चाहें तो अपनी स्क्रीन को जूम कर लीजिए, आप लोग चाहो तो अपनी स्क्रीन को जूम कर लेना, और यदि समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, जैसा भी आप लोग चाहें। तैयार हैं? चालू करूं इस चार्ट को मैं? क्या मुझे इस चार्ट को क्या मुझे इस चार्ट को आरंभ करना चाहिए? जी दुष्यंत, धर्मेंद्र, राइट। सो ठीक से देख लीजिए, इसके बाद फिर मैं इस चार्ट को आरंभ करता हूं, और यदि ये चार्ट आपने समझ लिया तो मुझे लगता है कि इसके बाद फिर कभी भी आपको 1919 के भारत सरकार अधिनियम में फिर कभी दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन अब मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग किसी भी एक अधिनियम को पढ़ते हो तो उसके पहले आपको 1909 के अधिनियम का चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए, और 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो था सेकंड, वो अच्छे से याद होना चाहिए। बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में, याद रखना बात को, इस अधिनियम के द्वारा सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, इस अधिनियम के द्वारा आपके केंद्र में, मुझे इंक लेनी चाहिए, राइट, केंद्र में द्विसदनीय साम्राज्यी विधान परिषद का गठन किया गया। असल में अभी तक गवर्नर जनरल इन काउंसिल को आप क्या बोल रहे थे? अभी तक गवर्नर जनरल इन काउंसिल को आप बोल रहे थे इंपीरियल लेजिस्लेचर असेंबली। इंपीरियल लेजिस्लेचर असेंबली यानी कि केंद्रीय साम्राज्यी विधान परिषद, और उसमें सिर्फ एक ही सदन होता था। पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार केंद्र में गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अलावा दो सदन बनाए गए। दो सदन कौन कौन से बनाए गए? केंद्र के अंदर, जहां पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल हुआ करती थी, अब उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक तो आया उच्च सदन, एक आया निम्न सदन। समझते जाइएगा बात को, एक आया उच्च सदन, एक आया निम्न सदन। उच्च सदन को कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, जैसे आजकल राज्यसभा होती है। निम्न सदन को कहा गया जैसे आजकल संसद वो होती है, पार्लियामेंट होता है, कहा गया केंद्रीय विधान सभा, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली। जो उच्च सदन है, जो राज्य परिषद है, उसमें 60 सदस्य थे, कुल 60 मेंबर्स, जबकि निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा में कुल 145 सदस्य थे।
उच्च सदन राज्य परिषद के 60 सदस्यों का कार्यकाल होता था 5 वर्ष। निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा के 145 सदस्यों का कार्यकाल होता था 3 वर्ष। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि महत्व ज्यादा किसका है, यहां पर केंद्रीय विधानसभा का, लेकिन क्योंकि आकार भी बड़ा है, लेकिन प्रतिष्ठा ज्यादा किसकी होगी, राज्य परिषद की, जैसे आजकल राज्यसभा होती है। अब हम देखते हैं कि जो उच्च सदन राज्य परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट, 5 वर्षीय 60 सदस्य, इसका गणित क्या है। हमने पहले ही कहा था 1909 के अधिनियम तक हमने देखा था कि गवर्नर जनरल मनोनीत भी कर रहा है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट भी दे रहा है, क्योंकि इनको, इन सभी सदस्यों को याद रखना क्या बोला जाएगा, माननीय। माननीय। तो गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा और सदस्य निर्वाचित भी होंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आरंभ हुई। तो जो 60 सदस्य हैं 5 वर्ष के, उनमें गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, याद रखिएगा, उनमें गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कितने हैं, 19 और 7, याद रखिएगा 19 और 7 आपके हुए कितने होंगे, 19 6 25 27, कंफर्म करिएगा, नहीं 26, राइट। तो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कितने हुए, 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। समझ में आ गई बात आप लोगों को, कंफर्म करिएगा मुझे एक बार। आराम से देख लीजिए और एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है। आगे देखिएगा, तो इन सदस्यों में से गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कुल सदस्य कितने हो गए आपके, 26, जबकि निर्वाचित माननीय कितने हुए आपके, 34। 34 यानी कि साधारण निर्वाचन मंडल द्वारा 20, या पहले बाद में देखेंगे, पहले ही देख लीजिए। तो 26 और 34 कितने हुए, 60। सुमित्रा सुमित्रा सुमित्रा, अभी शासकीय की बात मत करो, अभी उलझ जाओगी आप, जितना मैं कह रहा हूं सिर्फ उतना ही चलो, आगे मत बढ़। आपने नोटिस किया होगा मैंने ऊपर की पंक्तियों को भी छोड़ा है, अपनी तरफ से कुछ मत लिखो अभी, जैसा मैं करवा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप वैसे चलो, तब तो ठीक है, वरना मारे जाओगे। तो अब आप देखिएगा कि राज्य परिषद उच्च सदन में 60 सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल था 5 वर्ष है। इनमें गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत 26 हैं और निर्वाचित माननीय हमारे सामने कितने आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, जिनको जनता चुनेगी, जिनको जनता चुनेगी। समझ में आ गई बात आप लोगों को, एक बार बताइएगा मुझे यहां तक की गणित, कि ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है। दुष्यंत, सुमित्रा जी, दुष्यंत, सोहन, एग्जैक्ट। इधर देखिएगा, जो निम्न सदन है, जिसको आप केंद्रीय विधानसभा बोल रहे हो, यहां पर 145 कुल सदस्य 3 वर्ष के लिए। इनमें गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत असल में 41 हैं, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत असल में 41 हैं, 41, और निर्वाचित माननीय कितने होंगे, 104। तो 104 और 41 कितने हो गए साहब, टोटल हो गए आपके 145, 3 वर्ष के लिए, क्योंकि यहां पर भी कुछ तो अपॉइंट गवर्नर जनरल करेगा और बाकी को जनता चुनेगी। क्लियर है। अब यदि हम गणित देखें कि गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कुल कितने हैं, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कुल कितने हैं, तो आप देखिएगा, राज्य परिषद में 26, राज्य परिषद में 26 एवं केंद्रीय विधानसभा में 41, कितना हो गया, 6 1 7, 67। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कुल कितने हो गए,
67, जबकि निर्वाचित कितने हो गए दोनों सदनों में? 34 प्लस 104 यानी कि 138। 34 प्लस 104 अर्थात 138 आइएगा। आगे देखते हैं और समझते हैं। यदि मैं 5 वर्षीय 60 जो सदस्य हैं राज्य परिषद के, जिनमें गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत 26 हैं और निर्वाचित कुल 34 हैं, इनके भी यदि गणित को देखें तो याद रखना, गवर्नर जनरल ने जो 26 मनोनीत किए हैं, इनमें सरकारी 19 हैं, मतलब सरकारी 19 हैं और गैर सरकारी 7 हैं। ओहो, ये अशासकीय है भैया। ये चार्ट में दोबारा सही कर दूंगा, अभी फिलहाल आप याद रखिएगा। अशासकीय 7, इधर भी गलती हो रही है, 15 अशासकीय। दोबारा देखिए, नहीं नहीं सुमित्रा, आप सही बोल रही हो, लेकिन अभी आगे मत चलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप गलत बोल रही हो, मैं ये बोल रहा हूँ आगे मत चलिए। तो अब आप यूं देखिएगा कि इन 26 में से 19 तो हो गए शासकीय और 7 हो गए अशासकीय। तो 19 और 7 कितने हो गए? 26, जो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत हैं। इनमें 19 सरकारी हैं और 7 गैर सरकारी हैं। राइट। 34, क्योंकि 26, 60 में से 26 गए तो बचे 34। 34 जनता द्वारा निर्वाचित हैं। इन 34 में से साधारण निर्वाचन मंडल में 20 है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल वाले 11 हैं और 3 यूरोपीय हैं। तो 20 और 11 31 और 3 34। जो 11 सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल हैं, इनमें मुस्लिम 10 हैं और सिख 1 है। तो 10 और 1 11, यानी कि मुसलमानों को आरक्षण यहां पर 10 दिया गया है। ये 26 प्लस 34 कुल 60 5 वर्षीय उच्च सदन या राज्य परिषद का गणित हुआ। कंफर्म करिएगा मुझे, समझ में आया है या नहीं आया है? कंफर्म करिएगा। सोहन, सुमित्रा, राम, दुष्यंत। धर्मेंद्र। एक बार देख लीजिए आराम से और बताइए मुझे। आगे देखते हैं। अब जो अगला गणित है वो है केंद्रीय विधानसभा, यानी कि निम्न सदन अर्थात सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली, जिनमें 3 साल के लिए 145 सदस्य हैं। गवर्नर जनरल 41 चुन रहा है और जनता 104 लोगों को चुन रही है। इनको माननीय कहा जाता है। 41 में से सरकारी 26 हैं और गैर सरकारी 15 हैं। यहां पर 19 और 7 का आंकड़ा था, यहां पर 26 और 15, सरकारी 26, गैर सरकारी 15 है। ये आंकड़ा है। और जो 104 जो निर्वाचित माननीय हैं, 104, साधारण निर्वाचन मंडल 52 है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल 32 है, 32 में मुस्लिम 30 हैं, सिख 2 हैं। मुस्लिम 30 हैं, सिख 2 हैं। तो 52 और 32 और 20 जो हैं वो विशेष निर्वाचन क्षेत्र हैं। 20 जो विशेष निर्वाचन क्षेत्र हैं, इनमें 9 यूरोपीय हैं, भूमिपति 7 हैं, 4 भारतीय व्यापारिक मंडल है। तो 9 तो यूरोपीय हो गए,
भूमिपति 7 हो गए, 9 और 7 16, 4 भारतीय व्यापारिक समूह, कुल 20 हो गए। तो 52 साधारण, 32 विशेष जिसको आप सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कहते हैं, इसमें 30 मुस्लिम सिख 2 और विशेष निर्वाचन क्षेत्र 20। तो ये आपका कुल गणित होता है। तो 145 और 60 मिलकर कुल सदस्य कितने बना रहे हैं? ये संख्या कुल जो बन रही है, ये कितनी बन रही है? 205। कुल 205। 60 तो राज्य परिषद के और 145 किसके? विधानसभा के। दोनों मिलाकर कुल कितने हुए? 205। इनमें गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कितने हैं? गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कितने हैं? याद रखना 67। 67 राइट। आपने देखा था 26 और 41। 26 तो कहां पर? राज्य परिषद में। 41 कहां पर? केंद्रीय विधानसभा में। इन 67 में से याद रखना 45 तो हैं शासकीय। 45 तो है शासकीय। 45 शासकीय कौन से हुए? राज्य परिषद में 19 और 26 किसके अंदर? केंद्रीय विधानसभा में। और 22 हैं, 7 और 15 गैर सरकारी अशासकीय। ये देख लीजिए 22 हो गए अशासकीय राज्य परिषद में, 7 और 15 केंद्रीय विधानसभा के अंदर। शेष कितने बचे? 104 निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा में, 34 निर्वाचित जनता द्वारा चुने गए राज्य परिषद में। 104 और 34 ये देख लीजिए, यहां पर आ गया आपके सामने 138। ये पूरा गणित आपके सामने क्लियर है। तो में दोहरा शासन लागू किया गया। दोहरे शासन का मतलब है कि एक तो लोग जो मंत्री चुने जाएंगे, माननीय मंत्री जनता द्वारा, और एक जो सरकार द्वारा नियुक्त होगा गवर्नर। तो गवर्नर को यहां पर वीटो पावर प्राप्त थी, याद रखना। गवर्नर को यहां पर वीटो पावर प्राप्त थी पहली बार। ये बात भी याद रखना, विषयों का केंद्रीय विषय एवं प्रांतीय विषयों में वर्गीकरण किया गया और प्रांतीय विषयों को भी फिर 2 भागों में बांटा गया। एक तो आरक्षित विषय जो कि किसके पास रहेगा? गवर्नर के पास। आरक्षित विषय जिसमें मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरे विषय कौन से थे? ट्रांसफरेबल यानी कि हस्तांतरित। ट्रांसफरेबल यानी कि हस्तांतरित। हस्तांतरित का प्रशासन मंत्री किसकी सहमति से? गवर्नर की सहमति से चलाएगा। यानी कि वीटो पावर फिर भी गवर्नर के पास है कि यदि किसी भी वजह से यदि गवर्नर सहमत नहीं होता है मंत्रियों के निर्णय से, तो स्पष्ट बात है कि वो मंत्रियों के निर्णय को पलट सकता है। उन्हें खारिज कर सकता है। तो प्रांतों में इस प्रकार की दोहरी शासन व्यवस्था यानी कि विषयों का बंटवारा गवर्नर और मंत्रियों के बीच में, यद्यपि सुप्रीम पावर अंतिम शक्ति गवर्नर के पास ही रही। 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक चली। 1 अप्रैल 1937 से 1937 के बाद 1935 के अधिनियम से फिर 1935 के अधिनियम से फिर प्रांतों में स्वायत्तता लागू कर दी गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता। लेकिन हम जानते हैं कि वो हमें अगला अधिनियम पढ़ना है, 1935 का अधिनियम। इस समय तक कुल प्रांत कितने थे? 9। इस समय तक कुल प्रांतों की संख्या 9 थी और इनकी विधान परिषदों में, प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। सबसे अधिक 140 बंगाल में, फिर मद्रास में 132, यूपी में 123, बॉम्बे में 114, बिहार और उड़ीसा दोनों मिलाकर एक प्रांत थे 103, पंजाब में 94, मध्य प्रांत में 73, आसाम में 53,
और NWPF यानी कि नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर याद रखिएगा 53। ये आपका 1919 का अधिनियम का मूल प्रारूप समाप्त। इस पूरे को ढंग से देखिए, अच्छे से देखिए और देखकर मुझे समझाइए कि आपको बखूबी अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। कंफर्म करिएगा एक बार। सारी बात को ठीक से देखते हुए मुझे बतला दीजिए। जी सुमित्रा, पर्याप्त टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लो, समझ लो। सोहन, राम। हाँ राम, मैंने देख लिया। पूरे चार्ट को आराम से अपने हिसाब से देख लीजिए। आपको जो थोड़ा सा इसमें संशोधन है, ये वाला क्या बोलते हैं, शासकीय अशासकीय वाला, बस इसको मैं, जी धर्मेंद्र, थैंक यू। अभी करेक्शन करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा आज इस सारा का सारा चार्ट, पूरे नोट्स जो हैं 1919 के अधिनियम तक के। दुष्यंत आप बताइएगा भैया। जी, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें इन इसके अलावा, देखिए मैंने कहा था कि ये तो 2 सदन थे। गवर्नर जनरल का जो सरकारी जो ढांचा है वो तो वही है जो चला आ रहा है, एक्स ऑफिशियो नो पदेन। एक्स ऑफिशियो नो पदेन जो अब तक आपने देखा था पिछले अधिनियम 1909 में, कि एक तो गवर्नर जनरल है, 7 कार्यकारी पार्षद हैं और प्लस एक असाधारण सदस्य है। एक आपका असाधारण सदस्य हैं। पहली बार 7 कार्यकारी पार्षदों में 3 भारतीय नियुक्त किए गए। इनकी शक्तियां, जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार विषयों को केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों में बांटा गया। यद्यपि समवर्ती विषयों की कोई समवर्ती सूची नहीं थी। केंद्रीय विषय जो थे वो गवर्नर जनरल के पास थे। याद रखिएगा, जैसे सीमा शुल्क, आयकर, नमक कर, उत्पादन शुल्क, रेल, डाक, अफीम, इनसे जो पैसा प्राप्त होगा वो सीधा किसके खजाने में जाएगा? केंद्र सरकार। ये विषय कौन कौन से थे? विदेशी मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, याद रखिएगा, मुद्रा मुद्रा, टंकण मुद्रा, आयात निर्यात कर, डाक और तार, सार्वजनिक ऋण, संचार व्यवस्था, दीवानी तथा फौजदारी कानून एवं कार्यप्रणाली इत्यादि। कार्यप्रणाली इनकी दीवानी, फौजदारी कानून आदि आदि। भैया मैं आप लोगों से 5-7 मिनट लूंगा, तब तक मेरी रिक्वेस्ट है कि 5-7 मिनट, मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए होगा, तब तक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग चाहें तो पानी वगैरह पी लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। मैं प्रांत के मंत्री या गवर्नर किसी भी प्रकार से यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, उन्हें किसी भी प्रकार की यहाँ पर परमिशन नहीं थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रांतीय सूची की बात की जाए तो प्रांतीय सूची में आय के जो स्रोत थे
यानी कि जो आप जिनसे प्रांत अपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी आय इकट्ठा कर सकते हैं, वो है लैंड रेवेन्यू, सिंचाई कर, आबकारी, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, जंगलात, खान आदि आदि। अब कितनी ताज्जुब की बात है, मतलब आप आलम देखिएगा, सिंचाई कर पकड़ा रखा है किसको? प्रांत को। सिंचाई कर पकड़ा रखा है प्रांत को, भू राजस्व किसको पकड़ा रखा है? प्रांत को। लेकिन आपको हंसी आएगी कि कृषि का एक हिस्सा असल में, चलिए बाद में देखते हैं इसको। अब यदि इसके प्रांतीय महत्व के लिए आप विषयों को देखें तो इनमें एक आपका स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, प्रशासन हो गया, भू राजस्व अभी आपने ऊपर देखा, जल संभरण, कृषि, अकाल सहायता, पुलिस, जेल, शांति तथा व्यवस्था एवं कृषि। ये तमाम जो विषय हैं ये प्रांतीय विषय हैं। प्रांतीय विषय का मतलब है कि जहां पर गवर्नर गवर्नर अपने पार्षदों और लोकप्रिय मंत्रियों के सहयोग से यहाँ पर शासन चलाएगा। ये प्रांतीय महत्व के विषय आपके सामने स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन आदि आदि आपके सामने हो जाते हैं। ठीक है, कंफर्म करिएगा सोहन, दुष्यंत, यहाँ तक का समझ में आ गया है? क्योंकि ये जल्दी ही मैं अभी क्लास पूरी होते ही नोट्स अपलोड कर दूंगा आपको मैं, तो आप फिर इत्मीनान से अपना देख लीजिएगा। जी सोहन, नेक्स्ट आगे आइएगा। यदि मैं इनकी कमियां और दोषारोपण की या दोष की बात करूं, जो जो ये मतलब केंद्र के अंदर जो द्विसदनीय व्यवस्था से पहले विषयों का जो वर्गीकरण किया है, विषयों का जो वर्गीकरण किया है, विषयों का वर्गीकरण एक तो केंद्रीय सूची और एक आपकी प्रांतीय सूची, याद रखिएगा इनके अंदर। तो पहली बात तो ये कि 8 सदस्यों में से 8 पार्षदों में से 3 भारतीय थे, आप लोग जानते हो, लेकिन इनके पास कोई भी एक महत्वपूर्ण विभाग नहीं था। दूसरी बात, ये जो 8 कार्यकारी पार्षद थे ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इनको तो गवर्नर जनरल की सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी थी। जैसे भी आप देखिएगा, विषयों का विभाजन भी ठीक नहीं था। व्यापार और संपत्ति संबंधी कानून तो केंद्र के पास रहे, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और लैंड जो टेन्योर है, ये महत्वपूर्ण विषय आपने किसको पकड़ा दिए? याद रखिएगा, आपने प्रांतों को पकड़ा दिए। तो बड़ा अवैज्ञानिक सा, बड़ा बेतरतीब सा ये क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रांतीय सूची के सभी विषय प्रशासन की दृष्टि से प्रांतों के अधीन थे। समझना बात को, प्रांतीय महत्व के जितने भी विषय थे वो प्रांतों के अधीन थे, लेकिन उनके लिए भी कानून प्रांत नहीं बना सकता था, वो सिर्फ कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। लेकिन हम फिर भी ये मानेंगे कि भले ही ये आधा अधूरा उत्तरदायित्व था, लेकिन अभी तक जो दिया गया भारतीयों को संवैधानिक सुधारों के नाम पर, उनमें अब तक का ये सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, विधान संबंधी परिवर्तन क्या क्या हुए। पहली बात तो ये कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, यहाँ पर एक सदन की जगह द्विसदनीय व्यवस्था की गई। हमने देखा था कुल सदस्य कितने थे? 205। कुल सदस्य 205 आपने देखे थे, 60 प्लस 145 आप लोगों को जानकारी है। तो असल में ऊपर जो एक सदन तो कौन सा बनाया गया? काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य परिषद, जो कि ऊपरी सदन है, उच्च सभा है। इसका प्रथम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? अलेक्जेंडर मुडीमैन को। यहाँ के सदस्यों की उपाधि क्या थी? माननीय, ऑनरेबल, जो निर्वाचित किए जाएंगे। इनका कार्यकाल कितना था? आप लोग जानते हैं, 5। कुल सदस्य यहाँ पर कितने थे? 60। कुल सदस्य यहाँ पर कितने थे? 60। ये पूरा चार्ट अभी आपने ठीक से देखा और समझा। कंफर्म करिएगा यहाँ तक की बात को। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बड़ी आसान सी रही।
और आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा है। जी सोहन, सुमित्रा, राम, नेक्स्ट आइएगा जी। दुष्यंत, राइट। धर्मेंद्र जी। आप देखिएगा कुल सदस्य कितने हैं, 60। इनमें इन 60 सदस्यों में गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत 26 हैं, जिनमें सरकारी 19 हैं और गैर सरकारी 7 हैं। 19 और 7 26, बचे कितने, 34। 34 और 26 60। इन 34 में 20 साधारण चुनाव क्षेत्र से हैं, 10 मुसलमानों द्वारा है, 3 यूरोपीय द्वारा है और 1 सिखों द्वारा है। मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी, 21 वर्ष। राज्य परिषद में आपने अभी देखा कि राज्य परिषद में कुल सदस्य कितने हैं, 60। विधान परिषद में कुल सदस्य कितने हैं, 145। इसका मतलब हुआ कि विधान परिषद में सदस्य ज्यादा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मताधिकार की शर्तें यहां पर आसान थी, जबकि यहां पर सदस्य संख्या कम है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मताधिकार की शर्तें कठोर हैं, जिन्हें पूरा करना आसान नहीं था। हमने देखा निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था यहां पर आरंभ कर दी गई है। अब ये तमाम बातें तो फिर मैंने आपको बतला दी है। दूसरी जो व्यवस्था है वो है केंद्रीय विधानसभा, जिसको निम्न सदन भी कहते हैं। इसका पहला सदस्य कौन था, फ्रेडरिक वाइट। जबकि यहाँ का डेप्यूटी स्पीकर कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ के सदस्यों की संख्या भी की उपाधि भी क्या थी, वही माननीय। आप लोग जानते हैं यहाँ पर कुल सदस्य कितने थे, 145। आप लोगों को मालूम है अच्छे से, 41 प्लस 104। देखिएगा इनका जो कार्यकाल था वो कितना था, 3 वर्ष। यद्यपि ये कार्यकाल गवर्नर जनरल की इच्छा पर आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। कुल सदस्य कितने थे, 145। 145 में गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत 41 और निर्वाचित कितने, 104। 104 और 41, 145। इन गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत 41 में से शासकीय कितने हैं, 26 और गैर सरकारी कितने हैं, याद रखिएगा 15। ये हम लोग देख चुके थे। 104 में से 52 तो साधारण चुनाव क्षेत्रों में से हैं, 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों में से हैं, 32 में से 30 मुसलमानों के लिए और 2 सिखों के लिए, जबकि 20 विशेष निर्वाचन क्षेत्र था। ये तमाम चीजें अभी आपने चार्ट के रूप में देख लिए। इनमें 9 यूरोपियों के लिए, 7 भूमिपतियों के लिए और 4 भारतीय व्यापारिक समुदायों के लिए। 9 यूरोपियों के लिए, 7 भूमिपतियों के लिए और 4 भारतीय व्यापारिक समुदायों के लिए। 9 और 4 13 और 7 20, ये 20 हो गए। यहाँ पर चूंकि मताधिकार की शर्तें काफी सस्ती हैं, इसीलिए काफी सस्ती भी है, काफी हल्की भी है, आसान है, इसीलिए केंद्रीय विधान परिषद या निम्न सदन के अंदर सदस्यों का चुनाव ज्यादा होता था। क्लियर है। सबसे बड़ी बात आगे देखिएगा, गवर्नर जनरल की शक्तियां बेहद अधिक थी। वो कटौतियों का पुनः स्थापन कर सकता था, अपनी इच्छा से विधेयकों को सर्टिफाई कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। उसके पास वीटो का पूरा अधिकार था। वो चाहे तो सदस्यों की बात को माने, नहीं चाहे तो उन्हें नजरअंदाज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये केंद्रीय विधानमंडल, जैसा कि मैंने कहा, ये कैसा था, द्विसदनीय था। द्विसदनीय, एक तो उच्च सदन 60 और एक निम्न सदन जिसको आपने केंद्रीय विधानमंडल बोला 145। ये समस्त भारत के लिए कानून बना सकता था, किसी भी कानून को बदला अथवा रद्द कर सकता था। सदस्यों को यहाँ पूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति थी। आगे देखिएगा, सदस्य अल्पकालिक प्रश्न पूछ सकते थे। सदस्यों को बोलने का अधिकार और स्वतंत्रता भी थी, कोई बड़ा मसला नहीं था। केंद्रीय विधानमंडल पर नियंत्रण पूरी तौर पर गवर्नर जनरल का ही था। गवर्नर जनरल, जैसा मैंने कहा, क्योंकि वो विदेशी और देशी रियासतों से संबंध रख सकता था। स्थल, नौसेना, वायुसेना पर आप कोई भी कानून बनाओगे तो आपको गवर्नर जनरल से पूछना पड़ेगा। कुल मिलाकर केंद्रीय विधान परिषद के अंदर तो
सारी जो मर्जी चलनी है वो किसकी चलनी है? गवर्नर जनरल की ही चलनी है। गवर्नर जनरल 6 माह के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकता था विधान परिषद को निलंबित करके। ये और वो जो 6 माह के लिए जो अध्यादेश जारी करेगा उसको एक साधारण कानून का भी महत्व प्राप्त था। इस बात को भी याद रखिएगा। आप आराम से इत्मीनान से इन चीजों को पढ़ लीजिएगा। ये तमाम बातें वही हैं जो मैंने अब तक आपको बोली है या कही है। अब आप गौर करिएगा कि जो द्विसदनीय केंद्रीय विधान परिषद आई, उससे केंद्र में उत्तरदायी सरकार तो नहीं बनी, लेकिन अनुक्रियात्मक जरूर बन गई। क्योंकि पहली बात तो गवर्नर जनरल और कार्यकारी पार्षदों पर किसी भी प्रकार का कोई जोर नहीं था विधानसभा का। विधानसभा चाहकर भी उन्हें उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। वो जो चाहेंगे वही होगा। राइट? तो पक्की बात है कि आप सदस्यों को गवर्नर जनरल की हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा शेष था भी नहीं। मैंने कहा प्रांतीय सरकार यानी कि दोहरा शासन, प्रांत के अंदर दोहरा शासन लगाया गया। दोहरा शासन का मतलब एक केंद्र सत्ता का एक केंद्र तो क्या है? गवर्नर है। एक केंद्र तो गवर्नर है। दूसरा केंद्र क्या है? जो लोकप्रिय मंत्री जो चुने गए, जिन्हें की ऑनरेबल या माननीय बोला गया है। तो सत्ता का विभाजन दो दो केंद्रों में हो गया। ये शासन अवधि 1 अप्रैल 1921 से लेकर 1 अप्रैल 1937 तक चलती रही। और असेंबली भवन में फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने, याद रखना, असेंबली भवन में सुधारों का उद्घाटन किया था। ये बात भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सी बात है। मुझे थोड़ा सा सुधार करना है यहाँ पर। ड्यूक ऑफ कनॉट, पहली बात तो ये कि गवर्नर कानून बना ही नहीं सकते थे, लेकिन यदि वो कोई प्रमुख निर्णय लेते तब भी गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद से अनुमति लेना आवश्यक था। केंद्र प्रांत के अंदर भी दो विषयों को, प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांट दिया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित किसके पास थी उसकी सत्ता? गवर्नर के पास। हस्तांतरित को का प्रभार किसको सौंपा गया? मंत्रियों के पास। लेकिन मंत्री कोई भी ऐसा निर्णय अपने अधीन आने वाले विषयों पर नहीं ले सकते थे जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत के हित प्रभावित होते हों, क्योंकि वीटो पावर फाइनली किसके पास थी? गवर्नर के पास थी। गवर्नर चाहते तो मंत्रियों के निर्णयों को पलट सकते थे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मंत्रियों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जो मिला अब तक वो भी कम नहीं था। अब तक के समस्त सुधारों से वो बेहद ज्यादा था। और ये उनके एक प्रकार की पॉलिटिकल ट्रेनिंग या राजनीतिक प्रशिक्षण की दिशा में एक नया और ठोस कदम था। आप यहाँ पर इस बात से समझ सकते हैं। तो जो पहली बात तो ये कि शासन के विषयों को प्रांतीय और केंद्रीय सूचियों में बांट दिया गया था, जिसको आप कह सकते हैं डिवोल्यूशन रूल्स। समवर्ती सूची तो खैर थी ही नहीं। आरक्षित विषय जिसमें पूरा अधिकार किसके पास रहेगा? गवर्नर के पास रहेगा। वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन और क्रिमिनल ट्राइब्स यानी कि आपराधिक जातियां, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर्स, इरिगेशन, जलमार्ग, माइंस और इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी है, बिजली, गैस, जिसको आप बॉयलर कहते हैं, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, मोटर गाड़ियां, ब्ला ब्ला, ये तमाम तरह के जो विषय हैं ये गवर्नर के पास रहेंगे। ट्रांसफर जो सब्जेक्ट्स थे उन्हें लोकप्रिय मंत्री गवर्नर की सहायता से चलाएगा, और इनमें भी सिर्फ मंत्री गवर्नर को परामर्श ही दे सकते थे। इनमें याद रखना किसी भी प्रकार का उनको, मंत्रियों को वित्तीय अधिकार नहीं था, यानी कि वो बजट की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं कर सकते थे। उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो मिला वो भी कम नहीं था ब्रिटिश सरकार के हालातों को देखते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर जब भी कोई निर्णय लेता था तो वो मंत्रियों के साथ मिलकर नहीं बैठता था। गवर्नर पर्सनल इंडिविजुअल मंत्री के साथ व्यक्तिगत मंत्रणा करता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पष्ट है
कि यहाँ पर उत्तरदायित्व जैसी कोई चीज नहीं आई। अपने ओरा से, अपनी पावर से, अपनी सत्ता से, अपने अधिकारों से गवर्नर मंत्रियों को दिग्भ्रमित कर सकता था, उन्हें उनके निर्णयों को बदल सकता था, पलट सकता था। मंत्रियों के अधीन शिक्षा बड़े ही कम महत्व के उनको दायित्व मिले। शिक्षा, लाइब्रेरी, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, मेडिकल का, सैनिटेशन का, इरिगेशन, कृषि का, पशु चिकित्सा, इस तरह की चीजें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से ये वाला था, आबकारी वाला जो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बातें हमने ऊपर भी देख लिया था। ये बात भी याद रखिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि प्रांतीय परिषदों को अब प्रांतीय विधान परिषद कहा गया। प्रांतीय परिषदों को, कुल प्रांत 9 थे, बंगाल में 140, मद्रास में 132, यूपी के अंदर 123। तो ये अभी हमने चार्ट के रूप में ऊपर देख ही लिया था। बॉम्बे में 114, बिहार उड़ीसा के अंदर 103, बिहार प्लस उड़ीसा एक ही प्रांत है। पंजाब में 94, मध्य प्रांत में 73, आसाम में 73, और जो NWFP नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर जो प्रोविंस है, NWPF नहीं, जिसे हम कहते हैं प्रोविंस फ्रंटियर कह लीजिए, कोई बात नहीं, 53 इसके अंदर है। यहाँ पर चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो डायरेक्ट थी। ये बात भी याद रखना, जनता यानी कि प्राथमिक मतदाता जो 21 वर्ष का हो और मताधिकार की न्यूनतम शर्तों को पूरा करता हो, वो डायरेक्ट अपने सदस्यों को चुन सकते थे। प्रांतीय विधान परिषदों के अंदर सदस्यों को बोलने का पूरा पूरा अधिकार था, पूरा अधिकार था। वे प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते थे, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, कानून बनवा सकते थे, लेकिन उन पर गवर्नरों की सहमति आवश्यक थी। सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन ये अलग बात है कि गवर्नर को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मंत्री उनके उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रांतीय विधान परिषदों के अंदर गवर्नरों के भी वही रोल था, वही भूमिका थी जो कि केंद्रीय विधान परिषद में गवर्नर जनरल की थी। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रांतों में दोहरे शासन से वास्तविक प्राप्ति क्या हुई कि जो मिला वो कम नहीं था, जो मिला वो पूरी तौर पर अपर्याप्त था, यूं समझ लीजिए। अब तक जो मिला उससे कहीं ज्यादा था, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो उम्मीदें थी, उनके मुकाबले कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये बड़ी बात थी कि पहली बार शासन का हिस्सा बनने का मौका मिला कांग्रेसियों को, सत्ता को जानने का मौका मिला कांग्रेसियों को, भारतीयों को, और उन्होंने अपना एक प्रकार का ट्रेनिंग अच्छे से किया और सरकार की खामियों को वो बेहतर तरीके से उजागर कर सकते थे। जो बात उन्हें पसंद नहीं आती वो वहां पर अड़चने पैदा कर सकते थे सरकार के लिए, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि कुछ भी इनको हासिल नहीं हुआ। लोकप्रिय मंत्रियों ने इस बीच रहते हुए 1 अप्रैल, मैंने कहा था प्रांतीय दोहरी शासन व्यवस्था 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक चली। इस बीच 1922 का बिहार उड़ीसा ग्राम प्रशासन एक्ट पारित हुआ, बॉम्बे स्थानीय बोर्ड एक्ट 1923 पारित हुआ, कलकत्ता नगर पालिका एक्ट 1923 पारित हुआ, मद्रास में उद्योग धंधों का राजकीय सहायता एक्ट 1923, मद्रास रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट 1926 में पारित हुआ। सॉरी, ये बात भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो प्रांतों का जो दोहरी शासन व्यवस्था थी सॉरी, इसको असफल होना ही था। इसे निश्चित तौर पर असफल होना था, कारण क्योंकि वीटो पावर गवर्नर के पास है। यदि किसी प्रस्ताव को मंत्री अस्वीकार कर भी देते हैं तो अध्यादेश लाकर या अन्य वीटो पावर का प्रयोग करके गवर्नर उन बातों को मनवा सकता था। तो जैसा मैंने कहा कि प्रांतीय दोहरी शासन व्यवस्था सफल नहीं हुई, लेकिन पहली बार जनता को मताधिकार का प्रयोग मिलना, पहली बार जनता के प्रतिनिधियों का शासन का हिस्सा बनना, ये छोटी मोटी बात उस जमाने में नहीं थी। इस रूप में ये सफलता थी, और जितनी इनकी चाहत थी वो नहीं मिली, वो इनकी असफलता थी। मैटर काफी मैंने दे दिया है, काफी मैटर दे दिया है, आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इतना मैटर भी पढ़ लोगे, अब तक आपको आइडिया लगा सकते हो, तो यकीन मानिएगा आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। यद्यपि
जब मैं आपको माइक्रो नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो मैटर काफी शॉर्ट हो जाएगा, काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाना है। आप लोग समझ सकते हैं कि मंत्री द्वारा निर्धारित नीति अनुसरण के लिए अधिकारियों को दे दी जाती थी, और आप लोग जानते हो मंत्री का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मंत्री को अधिकार रहित उत्तरदायित्व दिया गया। मंत्री को अधिकार रहित उत्तरदायित्व यहां पर दिया गया। नेक्स्ट, आगे देखिएगा। सुमित्रा जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? कितना और बचा है सर? ये क्लासेस तो बहुत लंबी लंबी चलेंगी जब टाइम आएगा आपका पढ़ने का। अभी तो यकीन मानिएगा, अभी तो मैं टाइम कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ आपको। खैर, पूरा होने को ही है, मूल चैप्टर तो फिनिश हो ही गया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो, मैक्सिमम 5-7 मिनट और सुमित्रा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, जैसा कि मैंने कहा, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल घटा नहीं बल्कि बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को 30 सीटें प्राप्त हो गई केंद्रीय विधान परिषद में। यार सुमित्रा, ये बचकानी बातें हैं, नींद आ रही है भैया। आप जानती हूँ, मैं बहुत अरसे बाद जाके मैं इतना लेट हुआ हूँ क्लास में, और उसकी मजबूरी है कि मैं इस चैप्टर को बीच में छोड़ नहीं सकता हूँ। सो यहाँ पर मुसलमानों को तो आरक्षण 1909 में दे ही दिया गया था। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया, सिखों को आरक्षण दिया गया, यूरोपियों को आरक्षण दिया गया, भारतीय ईसाइयों को आरक्षण दिया गया, और एंग्लो इंडियंस को भी आरक्षण दिया गया। याद रखिएगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि मंत्रियों को यहाँ जो उत्तरदायित्व दिया गया वो अधिकार रहित था। वो अधिकार रहित था। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मिला भारतीयों को, वो अब तक का सबसे श्रेष्ठ था। लेकिन जो उनकी उम्मीदें थी भारतीयों की, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं मिला। 1919 के अधिनियम में ये एक बात थी कि हम 10 वर्ष के पश्चात एक समिति गठित करेंगे जो इस चीज का निश्चय करेगी, निर्धारण करेगी कि भारतीय उत्तरदायी शासन के लिए तैयार हैं या नहीं है। और इसी के लिए 1929 में कमीशन का गठन होना था, लेकिन एक वर्ष पहले 1928 में साइमन कमीशन गठित कर दिया गया था। जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि ये निराशाजनक है, असंतोषप्रद है। एनी बेसेंट ने कहा कि इंग्लैंड को यह शोभा नहीं देता जो कि सुमित्रा जो कि भारत के सम्मान के अनुकूल ना हो। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज आपका ये अध्याय पूरा हुआ। अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार करिएगा। मैं थोड़ी देर के अंदर आपको चैप्टर आपके टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, 1919 के अधिनियम का पूरा, और उस चार्ट को थोड़ा सा और मैं उसको सही कर दूंगा, जो चार्ट आपका पेंडिंग है।